भैया बहनों, आज हम लोग अभिकेंद्र बल की प्रतिक्रिया और अभिकेंद्र बल उत्पन्न करने के जो दैनिक जीवन में उदाहरण हैं इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं द रिएक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। तो हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक क्रिया की एक प्रतिक्रिया भी होती है जो परिमाण में बराबर और विपरीत दिशा में होती है, और यह ध्यान देंगे दो वस्तुओं के बीच लगती है। एक ही वस्तु पर क्रिया और प्रतिक्रिया नहीं लग सकती है, इसके लिए दो अलग अलग वस्तु होने चाहिए। एक क्रिया करेगा तो दूसरा उसके ऊपर प्रतिक्रिया, और दोनों एक साथ होता है। तो अगर हम किसी गेंद को डोरी से बांधकर वृत्तीय पथ पर घुमाते हैं तो हमारे हाथ, ठीक है, डोरी के तनाव द्वारा गेंद पर भीतर की ओर एक अभिकेंद्र बल लगाता है। हम किसी पिंड को बांधकर घुमा रहे हैं तो हमारे हाथ जो है वो डोरी की सहायता से वह इस पिंड पर अंदर की ओर एक बल लगाता है जिसे हम अभिकेंद्र बल कहते हैं। तो गेंद हमारे हाथ पर, तो गेंद क्या करेगा, हमारा हाथ डोरी की सहायता से अंदर की ओर बल लगा रहा है, तो गेंद हमारे हाथ पर बाहर की ओर बल लगाएगा, प्रतिक्रिया बल लगाता है। ठीक है, तो यही जो प्रतिक्रिया बल है इसी को हम कहते हैं अभिकेंद्र बल की प्रतिक्रिया बल। आप लीजिए किसी पिंड को ऐसे बांधकर घुमाइए तो आप देखेंगे कि आपके हाथ के ऊपर एक बल लगता है बाहर की ओर, गेंद बाहर की ओर एक बल लगाती है जो अभिकेंद्र बल का क्या है, प्रतिक्रिया बल है। जैसे सामान्यतः हम लोग, चूंकि ये केंद्र के बाहर की ओर लगता है तो जिसे हम लोग अपकेंद्र बल कह देते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कह देते हैं, जो कि एक भ्रम है, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं बोल सकते हैं, अपकेंद्र बल नहीं कह सकते हैं। तो ध्यान देंगे कि ये जो चीजें हैं प्रतिक्रिया, अभिकेंद्र बल की जो प्रतिक्रिया, यह कई जगह हमारे काम आ। जैसे देखिए, जहां भी अभिकेंद्र बल लग रहा है वहां पर इसकी प्रतिक्रिया जरूर लगेगी, क्योंकि कोई भी बल स्वतंत्र रूप से वह एग्जिस्ट नहीं करता है, बल के साथ उसकी प्रतिक्रिया भी होती है। अगर पृथ्वी चंद्रमा के ऊपर एक अभिकेंद्र बल लगाती है तो इसकी प्रतिक्रिया बल चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी पर लगाया जाता है। बहनों, अब हम लोग आते हैं दैनिक जीवन में अभिकेंद्र बल उत्पन्न करने के जो उदाहरण हैं, उसमें जो पहला उदाहरण है, साइकिल सवार अपने साइकिल को मोड़ते समय अपने शरीर को साइकिल सहित मोड़ के केंद्र की ओर झुका लेता है। तो इसमें यदि हम लोग देखें, यदि साइकिल सवार ऊर्ध्वाधर रहकर मोड़ को पार करना चाहे तो सड़क और साइकिल के टायरों के बीच जो घर्षण बल है वो साइकिल के चलने की रेखा के अंदिश ही होगी और निकाय को अभिकेंद्र बल नहीं मिलेगा, जिसके कारण वह साइकिल सवार मोड़ को पार नहीं कर पाएगा। जैसे ये पहला चित्र आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्या होगा कि सीधे जा रहा है तो अभिकेंद्र बल यहाँ पे इसे नहीं मिलना है, जिसके कारण से वो मोड़ को नहीं पार कर सकता। लेकिन यदि वह साइकिल सवार ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण पर, अब वो कोण कितना होगा, कितना उसका वेग है, कितनी उसकी जिस पथ पे मुड़ रहा है उसकी त्रिज्या क्या है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो यदि मान लेते हैं कि वो थीटा कोण पे झुकता है तो सड़क और साइकिल के टायरों के बीच का जो घर्षण बल है F, वह केंद्र की मोड़ के केंद्र की ओर लगने लगता है, और यही घर्षण बल जो यह निकाय है साइकिल सवार और साइकिल, तो इसको वृत्ताकार मोड़ पर पार करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है, यानी यह बराबर mv²/r। ठीक है, अब ध्यान देंगे इसमें, अगर हम यहाँ पर देखें तो m इस निकाय का द्रव्यमान हो गया, v उसका वेग है और r उस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है। साइकिल सवार का जो गुरुत्व केंद्र है, अगर हम उसको g मान लेते हैं यहाँ पे, तो उस पर बराबर और विपरीत दिशा में दो बल कार्य करते हैं, F1 और F2, जो F के ही क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और वह उसके क्या हैं, समांतर होते हैं। अब ध्यान देंगे यहाँ पर, अगर हम लोग बिंदु A पर लगने वाला जो बल F है उसको बिंदु G पर लगने वाले बल F1 और F2 पर इनसे देखें तो F और यहाँ F2, ये दो बल आपको दिख रहा होगा, एक F और F2 दोनों परिमाण में बराबर है, विपरीत दिशा में है, तो और इनकी क्रिया रेखा अलग अलग है, तो यह एक बल युग्म का निर्माण करेंगे जो इसको वामावर्त दिशा में घुमाने का प्रयास करेगा। ठीक है, और यह बल F और F1 ये तो समान है। अब यहाँ देखिए, अब इसमें होगा क्या कि F1 तो आवश्यक अभिकेंद्र बल है ही, और लेकिन यह F और F2 यह क्या करेंगे, इसको वामावर्त दिशा में घुमाएंगे, जिससे साइकिल सवार सीधा हो जाएगा। तो उसका जो भार है, इससे ध्यान देंगे
कि जब ये सीधा हो जाएगा तो फिर इसको आवश्यक अभिकेंद्र बल नहीं प्राप्त होगा। तो इस स्थिति में यह संतुलित रहे, यह वामावर्त दिशा में लगने वाला जो बल युग्म है यह संतुलित रहे। तो इसके लिए क्या होगा, ध्यान दें, ये देखिए जो भार है mg नीचे की ओर लग रहा है और जो प्रतिक्रिया बल है r वो कहाँ लग रहा है, ऊपर, और इनकी भी क्रिया रेखा अलग अलग है और यह दोनों विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं। तो ये भी एक बल युग्म का निर्माण करेंगे जो इसको दक्षिणावर्त दिशा में घुमाने का प्रयास करेगा। इस तरह से यह वामावर्त बल युग्म और दक्षिणावर्त बल युग्म ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो उस स्थिति में हमारा जो निकाय है वह संतुलित होगा और अपने उस वृत्ताकार पथ पर गति कर सकेगा। यदि ऐसा नहीं है, असंतुलित रह गया, तो साइकिल सवार को वह जो बल अधिक होगा उस दिशा में वह गिर जाएगा साइकिल सवार। तो इस तरह से ध्यान देंगे, यह संतुलन के लिए यदि मान लेते थीटा कोण पे ये झुका है और संतुलित है, तो उस स्थिति में यहाँ पर जो दो बल युग्म कार्य कर रहे हैं वो दोनों बल युग्म बराबर होने चाहिए। अर्थात mg व r, ये जो दो बल है भार और प्रतिक्रिया बल, ठीक है, इससे बना युग्म, r से बना युग्म वो किसके बराबर होना चाहिए, तो वह ये जो F2 और F से बना बल युग्म के बराबर होना चाहिए। F व F2 से बना युग्म, ध्यान दें इसमें, तो बल युग्म बराबर होता क्या है, बल गुणे बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो यहाँ पर ये mg और r बराबर हैं, तो एक बल तो mg और गुणे इनके बीच की दूरी, तो r और mg के इनके बीच की लंबवत दूरी। ध्यान देंगे इनके बीच की जो लंबवत दूरी होगी, इनके बीच का कोण थीटा है, तो वो हो जाएगा, ये तो दूरी हो जाएगा ga, लेकिन लंबवत दूरी लेना है तो इसका घटक निकालेंगे लंब दिशा में, तो वो हो जाएगा आपका ga sin थीटा बराबर F और F2, तो एक बल F गुणे उनके बीच की लंबवत दूरी। देखिए इनके बीच की लंबवत दूरी ज्ञात करना है, तो कोण यह थीटा है, लंबवत दूरी ज्ञात करेंगे तो यह आपका कास में आ जाएगा। तो इस तरह से हो जाएगा यह ga cos थीटा। तो अब देखिए ga से ga तो कट जाएगा और साइन थीटा और इस cos थीटा किधर भेज देंगे, बटे cos थीटा बराबर F अपान mg, और ये हो जाएगा आपका tan थीटा बराबर F की जगह पर हम लोग रखेंगे mv स्क्वायर अपान r, mg, m से m कट जाएगा, तो tan थीटा बराबर v स्क्वायर अपान rg। इस तरह से यदि किसी पिंड का वेग v है और जिस पथ पर वो मुड़ रहा है उसकी त्रिज्या r है, तो कितने कोण से वो मुड़े कि बिना फिसले पार हो जाए, तो उसके लिए थीटा बराबर, थीटा को ज्ञात करना होगा, तो थीटा बराबर tan इनवर्स v स्क्वायर अपान rg, या सीधे tan थीटा बराबर v स्क्वायर अपान rg, इसका आप उपयोग कर लेंगे। अब ध्यान देंगे यहां से आपको क्या दिख रहा है कि यदि साइकिल सवार मोड़ पर साइकिल की चाल को कम कर देता है और त्रिज्या को बढ़ा देता है, तो उस स्थिति में हमें कम अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होगी, कोण हमें कम झुकना पड़ेगा। देखिए वेग और त्रिज्या को बढ़ा दे तो हमें आवश्यक अभिकेंद्र बल का मान कम होगा, हमें कम अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होगी। तो यदि किसी मोड़ को बिना फिसले पार करने के लिए साइकिल की अधिकतम अनुमत जो चाल है, अधिक से अधिक कितनी चाल उसका रह जाए कि बिना फिसले वो पार कर ले, वह चाल यदि v मैक्स हो, तो उस स्थिति में ध्यान देंगे जो आपका अभिकेंद्र बल होगा कितना होगा, mv मैक्स स्क्वायर अपान r। ध्यान दें यह अभिकेंद्र बल मिल कहां से रहा है, तो घर्षण बल से। तो घर्षण बल का मान आप जानते हैं कि μsr होता है, तो बिना फिसले पार हो तो घर्षण बल का अधिकतम मान, तो घर्षण बल का अधिकतम मान यदि आपको ज्ञात है तो μsr और r बराबर mg। तो इस तरह से mv मैक्स स्क्वायर अपान r बराबर μs mg, तो v मैक्स ज्ञात करना हो तो क्या हो जाएगा, μs mg r अपान ये, और
इस रूप में आप करेंगे, यम से यम देखिए कट जाएगा, तो क्या मिल जाएगा, अंडर रूट म्यू एस आर जी। तो वी मैक्स बराबर अंडर रूट म्यू एस आर जी। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि यदि आपको सीमांत घर्षण गुणांक आपको ज्ञात हो, घर्षण गुणांक आपको दिया हो, पथ की त्रिज्या दिया हो, तो उस स्थिति में किसी साइकिल सवार की अधिकतम चाल क्या हो कि बिना फिसले वो पार कर जाए, तो उसके लिए आप इस सूत्र का उपयोग करेंगे कि अधिकतम जो चाल होगी वह अंडर रूट म्यू एस आर जी होगी। अब ध्यान देंगे, यदि जैसे ही उसकी चाल इस वी मैक्स से अधिक हो जाएगी, साइकिल फिसल जाएगी, ठीक है। और आप जानते हैं कि सड़क यदि गीली है तो घर्षण बल भी घट जाता है, तो उस स्थिति में आवश्यक अभिकेंद्र बल नहीं मिल पाएगा। यही कारण है कि जब बारिश की मौसम होती है और हम मोड़ पे मुड़ते हैं तो ज़्यादातर देखते होंगे कि मोड़ पर ही लोग फिसल कर गिर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे घर्षण बल घट जाता है और आवश्यक घर्षण बल हमें नहीं मिल पाता है और साइकिल फिसल जाती है, ठीक है। अब इसका अगला जो उदाहरण अगर देखा जाए तो वह है मोड़ पर सड़क। जो सड़क होती है देखेंगे मोड़ पर वो ढालू होती है, रेल की पटरियां जो होती हैं वो भी ढालू रखी जाती है मोड़ों पर। ऐसा क्यों होता है, तो समतल सड़क पर वाहनों को अगर वृत्ताकार मोड़ पर यदि मुड़ना हो तो उसके लिए अभिकेंद्र बल टायर और सड़क के बीच लगने वाले घर्षण बल से प्राप्त होता है, जिससे वाहनों के टायरों का घिसाव क्षरण बहुत ज्यादा होता रहता है। साथ ही सड़क के गीला हो जाने पर घर्षण बल कम हो जाएगा और उस स्थिति में आप क्या हो जाएंगे, बाहर की ओर हमारे वाहन चला जाएगा, हो सकता है सड़क से उतरकर वह किनारे चला जाए। इस स्थिति में इन सबसे बचने के लिए पूर्णतः घर्षण बल पर निर्भर ना रहे, तो इस चीज को करने के लिए मोड़ों पर जो सड़क होती हैं उनको थोड़ा सा अंदर की ओर, जिधर मुड़ा जाता है उधर की ओर झुका दी जाती हैं, बाहर की ओर उसे कुछ ऊंचा कर दिया जाता है, जिससे ध्यान देंगे। अब देखेंगे कि जहां भी आप अगर हाईवे को देखें तो वहां पर जाएंगे, देखेंगे जहां मोड़ होगा, मोड़ पर जिधर मुड़ना होगा अंदर की ओर सड़क झुकी होगी और बाहर की ओर उठी होती है। ऐसा क्यों किया जाता है कि इससे हमारे भार का, ध्यान देंगे, जो अगर भार और प्रतिक्रिया बल की बात करेंगे तो यहाँ देखिए हमारे प्रतिक्रिया बल का ही एक घटक होता है जो अंदर की ओर कार्य करने लगता है, जिससे हमें कम घर्षण बल की आवश्यकता होती है। यदि पर्याप्त मात्रा में यदि ढलान हो तो हमें टायरों के बीच लगने वाले घर्षण बल की आवश्यकता नहीं होती है और हमें उस प्रतिक्रिया बल के ही घटक से हमें आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त हो जाता है। जैसे देखिए, यदि हमें इधर मुड़ना हो तो इधर की ओर ढाल होगा थीटा कोण पे। यदि यह वाहन है तो वाहन का भार mg ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, प्रतिक्रिया बल तल के लंबवत होगी r। अगर हम देखिए अगर यह कोण थीटा है तो यह कोण भी लंबवत यदि देखें तो यह कोण भी क्या हो जाएगा, थीटा। और यहाँ पर देखेंगे आपका जो r का घटक अगर देखें तो अगर यह कोण भी क्या हो जाएगा, थीटा, तो यह हो जाएगा r cos थीटा और इस दिशा में हो जाएगा r sin थीटा। तो इस तरह से देखेंगे कि r sin थीटा यह जिधर हम मुड़ रहे हैं उधर कार्य कर रहा है और यही हमको आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान कर देगा। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा भार है, इस भार को प्रतिक्रिया बल का लंबवत घटक जो इसको संतुलित कर रहा है, तो r cos थीटा बराबर mg। और यहाँ देखें कि हमें जो अभिकेंद्र बल मिल रहा है वो किससे मिल रहा है, यदि हम घर्षण बल को यहाँ माने कि बिना घर्षण बल के ही हमें इस प्रतिक्रिया बल का जो घटक है यही हमें आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान कर रहा है। कोण हम इतना कर दिए हैं कि इसका मान हमें आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान कर रहा है, अर्थात r sin थीटा बराबर mv स्क्वायर अपान r, ठीक है। तो इन दोनों का यदि हम लोग अनुपात ले लें, समीकरण नंबर यह 1 बना लें, इसको 2 में 1 से भाग देंगे तो r sin थीटा अपॉन r cos थीटा बराबर mv स्क्वायर अपान r बटा mg, m से m कट जाएगा तो हो जाएगा v स्क्वायर अपान rg। आप देखें और ये हो जाएगा tan थीटा। जैसा साइकिल सवार में आपको प्राप्त हुआ था वैसे ही यहाँ भी आपको देखेंगे सेम कंडीशन मिलता है। तो इससे क्या निश्चित होता है कि एक निश्चित चाल और निश्चित त्रिज्या के लिए थीटा का मान भी क्या होता है, निश्चित होता है। तो इस तरह से ध्यान देंगे, यहाँ पे यम नहीं आया है सूत्र में,
तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह चाल गाड़ी के भार के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। तो यदि बिना फिसले, बिना घर्षण बल की आवश्यकता के ही यदि हम चाहते हैं कि मोड़ को पार कर लें, तो उस स्थिति में थीटा का मान हम इतना रखेंगे कि r sin थीटा हमें आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान कर दे। और यह थीटा का मान ज्ञात करने के लिए कि कितना, यदि हमारी चाल v हो और उस जो मोड़ है उसकी जो त्रिज्या है वह r हो, तो कितना कोण पर यह सड़क बनाया जाए कि बिना घर्षण की आवश्यकता के ही हम लोग उसे पार कर जाएं। तो उसके लिए हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे, tan थीटा बराबर v²/rg। ठीक है। अब ध्यान देंगे, यदि कोई गाड़ी, मान लेते हैं कि v चाल के लिए जितना कोण होना चाहिए उस कोण का हमने यह सड़क बना दिया। अब कोई गाड़ी है, वह यह जितने के लिए वो बना उससे अधिक तेज से चलने लगा, तो अब वह मोड़ पर बाहर की ओर फिसलने लगता है। लेकिन घर्षण बल जो टायर और सड़कों के बीच लगता है वह उसको अतिरिक्त अभिकेंद्र बल प्रदान कर देता है। इस प्रकार गाड़ी वांछित चाल की तुलना में धीमी चल रही है तो भी वो मोड़ को पार कर ले जाती है, और ज्यादा चल रही है तो भी कर ले जाती है। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर यदि हम धीमे चाल से चलेंगे तो अंदर की ओर सरकेंगे, अंदर की ओर, लेकिन हमारा जो घर्षण बल है वह बाहर की ओर लगेगा और इसे संतुलित कर ले जाता है। इसी तरह से देखेंगे कि पहाड़ों पर जो चक्करदार सड़कें होती हैं वो भी समतल नहीं होती हैं, बल्कि उनका बाहरी किनारा उठा रहता है। ऐसा होने से उन सड़कों पे जो चलने वाली गाड़ियां वो स्वतः ही उस चक्कर के केंद्र की ओर झुक जाती हैं, जिससे उन्हें आवश्यक अभिकेंद्र बल मिल जाता है। ठीक है। अगर हम यही सड़कें समतल वहां कर दें तो मुड़ते समय बाहरी पहिए पर ऊपर उठ जाएंगे, गाड़ी को उलट सकते हैं। आप देखेंगे ज्यादातर जो गाड़ियां होती है मोड़ पे ही उलटती हैं। जब मोड़ पर उनका वेग अधिक होता है और उस स्थिति में देखा जाता है यदि उनको आवश्यक अभिकेंद्र बल नहीं मिलता है तो गाड़ी आपकी क्या हो जाती है, उलट जाती है। इस तरह से आप देखेंगे कि आकाश में उड़ता हुआ जो जहाज है वो भी क्षैतिज तल पर मुड़ते समय कुछ तिरछा हो जाएगा। आप देखें छोटे बच्चों को भी, वो जब खेलते हैं हवाई जहाज बनकर तो क्या करते हैं, इधर मुड़ते हैं उधर इस तरह से वो झुककर चलते हैं। वास्तव में यह स्वाभाविक क्रिया है। जिधर जहाज भी क्षैतिज तल से मुड़ते समय कुछ तिरछा हो जाता है, जिससे उसके पंखों पर कार्य करने वाला जो बल है उसका ऊर्ध्वाधर घटक भार को संतुलित कर देता है और क्षैतिज घटक उसके आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है, जैसे यहाँ पर। ठीक है। ऐसे ही वहां भी क्षैतिज घटक अभिकेंद्र बल प्रदान कर देता है। इसी प्रकार मौत के कुएं में भी होता है। आप देखते होंगे मेले वगैरह में एक कुआं जैसा बनाए होते हैं लकड़ी का, उसमें एक व्यक्ति मोटरसाइकिल या कार को उस पर दौड़ाता है, तो वहां भी यही चीजें होती हैं। वहां मोटरसाइकिल कुछ झुकाए हुए रखता है, जिससे दीवारों पर आरोपित बल का जो क्षैतिज घटक है वह आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है और ऊर्ध्वाधर घटक मोटरसाइकिल व चालक के भार को संतुलित करता है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने दैनिक जीवन में अभिकेंद्र बल उत्पन्न करने के जो उदाहरण हैं इनके बारे में अध्ययन किया, और इसमें जो कंडीशन हमको प्राप्त हुआ है इसको याद रखिएगा और इस पर आधारित आंकिक प्रश्नों को सॉल्व कीजिएगा। जहाँ समस्या होगी उसे बताइएगा, उसका निराकरण किया जाएगा।